वेलकम टू माय चैनल। आज हम ले रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। कभी ऐसा भी दौर था जब मूक फिल्मों का ज़माना था। मूक सिनेमा अपनी लोकप्रियता की शिखर चूम रहा था, लेकिन 14 मार्च 1931 की वे ऐतिहासिक तारीख थी जिस दिन भारतीय सिनेमा में एक बड़े परिवर्तन का दिन था। इसी दिन पहली बार भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा था और एक नया दौर शुरू हो गया, बोलती फिल्मों का दौर। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। इन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और इनके मन में भी बोलती फिल्म बनाने की कामना, इच्छा जागृत हुई। तो इन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक के आधार पर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। नाटक के गानों को ज्यों के त्यों फिल्म में शामिल कर लिया गया। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने ये बात मानी कि उनके पास उस समय कोई संवाद लेखक भी नहीं था, संगीतकार भी नहीं था, कोई गीतकार भी नहीं था, लेकिन कहीं से तो शुरुआत होनी थी। तो इस तरह अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए धुनें भी स्वयं तैयार की। फिल्म के संगीत में केवल 3 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया। वो थे हारमोनियम, तबला और वायलिन। अब जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई तो लोगों के लिए तो मानो एक अजूबा था, एक नई चीज़ थी। और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जब इसके पोस्टर, विज्ञापन छापे गए तो उन पर कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिखी गईं जिसे पढ़ने वाले, देखने वाले सब हैरान थे। वे पंक्तियाँ थीं, वे सभी जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो गए, उनको बातें करते, बोलते देखो। यानी वाकई ये पंक्तियाँ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी कि वे इस फिल्म को देखें। इस फिल्म को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि उसके लिए पुलिस को बुलाना पड़ा ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इस फिल्म के जो नायक थे वे थे विट्ठल और नायिका थी जुबैदा। विट्ठल जो थे हिंदी और मराठी फिल्मों में नायक और स्टंटमैन के तौर पर वे काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेता रहे। हिंदी उर्दू मेल वाली भाषा इन्हें नहीं आती थी, इसलिए अर्देशीर ने उन्हें हटाकर महबूब को नायक बनाया। लेकिन क्योंकि ये एक पहली बोलती फिल्म थी तो विट्ठल ने इसके लिए मुकदमा लड़ा और ये मुकदमा उनके लिए यह मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस समय के एक मशहूर वकील थे, उन्होंने लड़ा और वे इस मुकदमे को जीते भी और पहली बोलती फिल्म के नायक भी बने। जुबैदा भी उस समय की एक मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी। जो समीक्षक थे उन्होंने इस फिल्म को एक फैंटेसी माना कि ये एक भड़कीली फैंटेसी है। इस फिल्म के माध्यम से हिंदी उर्दू मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा काफ़ी लोकप्रिय बनी। इस फिल्म में अन्य कलाकार थे सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, जगदीश सेठी, याकूब। ये सब इस तरह के कलाकार थे जो आगे आने वाले फिल्मों में इन्होंने बहुत अच्छा किरदार और निभाया। तो इस तरह ये फिल्म
अरेबियन नाइट्स के जैसी एक फैंटेसी थी। फैंटेसी यानी बिल्कुल काल्पनिक, ऐसी कल्पना जो कि हम सोच नहीं सकते हैं कि इस जीवन में संभव हो पाए, इस तरह की काल्पनिक फ़िल्म थी ये। और ये फ़िल्म लगभग 8 सप्ताह तक मैजेस्टिक जो सिनेमा हॉल था बॉम्बे में, उसमें हाउसफुल रही और दर्शकों के लिए ये एक अनोखा अनुभव था। 10,000 फुट लंबी रील थी जो कि 4 महीनों की कड़ी मेहनत से बनी थी। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक थे, पार्श्व गायक यानी पर्दे के पीछे से गाने वाले, उनका नाम था WM खान। और इस फिल्म का पहला गाना जो कि बेहद प्रसिद्ध भी हुआ वो था दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, अगर देने की ताकत है। अब एक महत्वपूर्ण बात और कि ये दौर जब सवाक फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो पहले जो मूक फिल्में थी उनमें और सवाक फिल्मों के दौर में काफ़ी परिवर्तन हुआ, यानी बहुत सी चीज़ें एकदम बदल गईं। सवाक फिल्मों के दौर में पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की आवश्यकता महसूस होने लगी, क्योंकि उस समय संवाद बोलने होते थे और संवादों को लिखने के लिए, कहानी को लिखने के लिए लेखकों की, पटकथा लेखकों की आवश्यकता हुई। गायन की प्रतिभा को भी काफ़ी महत्व मिला। इसके साथ साथ कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था और नई तकनीक का भी दौर शुरू हुआ। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की बात करें तो ये जो फिल्म थी आलम आरा, इसकी शूटिंग रात के समय हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में किसी तरह के कोई स्टूडियो नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण इसकी जो शूटिंग थी वो रात के समय हुई ताकि आसानी से जो भी डायलॉग्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सके। गायक अभिनेताओं का चलन भी इस सवाक फिल्मों के दौर से शुरू हुआ और हिंदी और उर्दू भाषा का महत्व भी काफ़ी बढ़ गया। मूक फिल्मों में केवल कुछ पात्र हुआ करते थे, ऐसे पात्र जो केवल उछल कूद कर सकते थे या कुछ स्टंट कर सकते थे या वो पहलवान होते थे। और केवल मूक फिल्मों में चित्र दिखाए जाते थे, संवाद नहीं होते थे, गीत नहीं होते थे। तो इन फिल्मों के लिए किसी तरह के स्टूडियो की आवश्यकता नहीं होती थी, ये दिन के उजाले में ही इनकी शूटिंग हो जाया करती थी। इसलिए जो लाइट सिस्टम है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और इनकी शूटिंग दिन में कर ली जाती थी। इसी तरह से साउंड सिस्टम यानी संगीत का जो बात करें या जो साउंड सिस्टम है उसका भी जो दौर है वो सवाक फिल्मों के दौर के साथ ही शुरू होता है। 1956 में जब आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए और अर्देशिर को सम्मानित किया गया, उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का जनक माना गया, तब उन्होंने इस अवसर पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने अंश का ज़रूरी योगदान दिया है। अब आजकल आप देखते हैं कि आप जो भी फिल्में देखते हैं उनमें जो अभिनेता या अभिनेत्रियां होती हैं उनके तरह के कपड़े, उनकी तरह की भाषा का जो प्रभाव है वो लोगों पर खूब पड़ता है। तो इसी तरह से उस ज़माने में भी अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता कम नहीं थी। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल उन दिनों में औरतों में काफ़ी लोकप्रिय था। इसके अलावा अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अतिरिक्त ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा की अगर हम बात करें तो इस फिल्म को भारत के अलावा श्रीलंका, पश्चिम
एशिया के देशों में इसे पसंद किया गया। भारतीय सिनेमा के पिता दादा साहब फाल्के को कहा जाता है, लेकिन सवाक सिनेमा के पिता हम अर्देशिर ईरानी को मान सकते हैं, क्योंकि आलम आरा से ही एक नए सिनेमा की शुरुआत होती है, एक नए सिनेमा का चलन आरंभ होता है। ये सिनेमा, पहले का जो सिनेमा था वो काफ़ी देसी हुआ करता था, मूक फिल्मों का सिनेमा, लेकिन सवाक फिल्मों के आने से एक तरह की नई आज़ादी मिली, जिससे आगे चलकर हमारे सार्वजनिक और दैनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। हमारे जीवन को, हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का प्रभाव इन फिल्मों पर भी पड़ा। तो इस तरह से ये एक युग की शुरुआत थी, एक नए युग की शुरुआत थी जब सिनेमा ने बोलना सीखा। आशा है आपको ये पाठ बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।